आवाज। तो हरियाणा के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं पंजाब के समाचारों की ओर। संसद के बजट सत्र के 7वें दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने वाले बयान पर सिखों का अपमान करार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कल जो घटना घटी, इस सदन के सदस्य कांग्रेस के शातिर दिमाग हैं, जिसका ऐसा युवराज है ने उनके गद्दार कहा है। अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और इसका और कांग्रेस को छोड़कर कितने ही लोग ऐसे हैं जो बाहर निकले हैं। कांग्रेस के कितने ही टुकड़े हुए हैं, कई लोग इधर से उधर गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी ने गद्दार नहीं कहा। लेकिन बुधवार को सांसद को उन्होंने गद्दार कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिख का अपमान है, उन्होंने गुरुओं का अपमान इसे बताया। कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट कर सिखों के खिलाफ नफरत भरी है, उसकी वो अभिव्यक्ति थी। इस सदन के माननीय सांसद हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दर्द नहीं हुआ है। उन्होंने दुख और यहां पर खेद अपना नहीं जताया है। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, के दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहना बहुत जरूरी है। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की कहें तो जिन्होंने एक कहा है कि जब वे कांग्रेस में थे, जीतकर पार्टी की झोली में सीट डालते थे, उन पर कभी बोझ नहीं बने। जब लगा कि ये परिवार की पार्टी बन रही है, तब वो निकल गए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस रहती तो बात अलग रहती। अगर ये कांग्रेस होती तो सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निलंबित होते। बधुआ मजदूरों की तरह अपने सांसदों को आगे करके उन्हें निलंबित करवा देते और अब मौज से गाड़ी में आते हैं और चले जाते हैं। बता दें कि सांसद के बजट सत्र के दौरान संसद ने मकर द्वार पर 4 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा था। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू ने तुरंत इसी पर राहुल गांधी और उनके साथ खड़े कांग्रेस सांसदों को टका से जवाब देते हुए देश का दुश्मन करार कर दिया। इस घटनाक्रम को लेकर बिट्टू ने राहुल गांधी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि उन्हें देशद्रोह जैसे शब्द भी कहे गए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। कोई वहां जब थे, हम पार्टी को जीत के सीट ही लाके देते थे ना, कभी उनके ऊपर कोई बोझ तो बने नहीं थे। और मैं तो इलेक्टेड जीत के यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्शनों से बना था, उसके बाद मुझे एमपी की टिकट दी और उनके ऊपर कभी बोझ नहीं बने। उन्होंने कभी मुझे कोई पार्टी का ओहदा दिया हो, उन्होंने कहीं मुझे जनरल सेक्रेटरी लगाया हो पार्टी में। मैं तो एमपी तो लोग जिता के भेजते थे तो यहाँ आ जाते थे। तब जब लगा भाई यहाँ पे सिर्फ
ये तो एक परिवार की पार्टी रहेगी, कांग्रेस तो रही नहीं है ना। परिवार की जब पार्टी रह गई, एक गांधी की पार्टी पर रह गई, तो सब छोड़ छोड़ के निकल गए। कांग्रेस रहती तो कांग्रेस में रहते लोग। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस नहीं रही, एक सिर्फ उधर सोनिया गांधी जी बैठे हैं, यहां दोनों भाई बहन बैठे हैं, तो बाकी जगह क्या वो आते हैं। अब देखो, सारों को बेचारों को बाहर करवा दिया। मैं यही फर्क है, क्यों छोड़ा? क्योंकि यही लड़ाई मैं भी अंदर लड़ता था और ये भी लड़ते थे ऑपोजिशन में 10 साल। हमें तो वहां पे वॉकआउट करना पड़ता था, हमें रोज वहां से बाहर निकालते थे, स्पीकर से बुरा बनवाते थे, देश में खबरें आती थी भी ये इस तरीके से अपनी एरिया की बात नहीं करते, तो हमें वहां से सस्पेंड करवा के यहां बिठा देते थे। या सबसे सारों की मिट्टी, जब आज भी वहीं बैठे हैं ना वो सारे, जहां सबकी धूल मिट्टी, उस सीढ़ियों पे जो एमपी लोगों ने लाखों वोटें डाल के जिताए हुए एमपी हैं, सिर्फ राहुल गांधी आता है उनसे फोटो खिंचा के। मैंने ये कहा था, अगर ये कांग्रेस होती तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सस्पेंड होते सबसे पहले, वो टेबलों पे चढ़ते, और बंधुआ मजदूर की तरह वो अपने एमपी हैं उनको वहां पे चढ़वा के सस्पेंड करा दिया, और अब अपनी गाड़ी में आते हैं, मौज से चले जाते हैं। नहीं, मुद्दा तो लोगों में जाता है भाई, कोई हमारा उनका। तो अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल पूरन सुरजीत ने प्रेसिडेंट यानी हरप्रीत सिंह ने सिख राजनीति और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इंतजामों पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक अकाल तख्त साहिब से भगोड़ा घोषित सुखबीर सिंह बादल पार्टी प्रेसिडेंट हैं, तब तक कोई पॉलिटिकल समझौता मुमकिन नहीं है। साथ ही कहा गया कि उनके असूलों और सोच के बिना सत्ता पाने का कोई मतलब नहीं है। बादल परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल का डीजीपी ऑफिस जाकर गिरफ्तार होने का ऑफर सिर्फ एक ड्रामा है। उन्होंने कहा कि अगर सुखबीर बादल प्रेसिडेंट पद से हटते हैं, तब पंथक हितों के लिए कुछ आगे बढ़ सकता है। पवित्र स्वरूपों की छपाई में बड़ा खुलासा करते हुए कहा गया कि श्रोमणी कमेटी द्वारा छापे गए 190 पवित्र स्वरूपों में बड़ी खबर थी। उन्होंने कहा कि कागजात इतना खराब है या पतला था कि अक्षर दूसरी तरफ से दिख रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तथ्यदार रघबीर सिंह ने इसकी जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कही तो उन पर स्वरूपों का अंतिम संस्कार करने का दबाव डाला ताकि सबूत खत्म किए जा सकें। और बहुत सारियां सरकारी जमीनां जड़ियां वो बेच के ते सरकार जड़ी है वो पैसे इकट्ठे करने के लिए तरद्दद कर रही है, यतन कर रही है, और ये लिए सारे पंजाबी चिंतित से। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ और ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਖਤਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। अब खबर जो है वो संगरूर से है, जहां धूरी विधानसभा क्षेत्र में तेज रफ्तार धार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उसका पोता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बता दें कि थार गांव की सड़क में बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी, वहीं तभी मोटरसाइकिल को थार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दादा की मौत हो गई है, पोता का पैर टूट गया है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे में 65 साल के दादा की मौत हो गई और उनके 15 साल के पोते का पैर टूट गया और उसका पटियाला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
यह हादसा 2 फरवरी का बताया जा रहा है। तो केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्र बजट पेश किया। इस बजट के बाद आम लोगों को मिलने वाला फायदा और महंगाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ स्थित CII में बजट पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और MSME पर जोर दिया गया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी भी जो है उसमें छूट है और आम लोगों को राहत भी इससे मिलेगी, जबकि कुछ सेक्टर्स में टैक्स बदलाव के कारण खर्च बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि यह बजट लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर केंद्रित है और इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। बहुत सालों के बाद मैं देख रहा हूं कि फुल्ली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बजट है, जो कि देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज्ड पावर, एग्रीकल्चर, बायोफार्मा और टैक्सेशन और MSME को स्ट्रेंथन करने के लिए के फोकस पे है। देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब और हरियाणा में बहुत सारा जो इकोनॉमी इंडस्ट्रियल होने के अलावा रूरल बेस्ड इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है और डिसेंट्रलाइज सोलर फार्मर्स को 2 मेगावाट तक के फार्मर्स कोऑपरेटिव या रूरल बेस्ड एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सोलर पावर को बहुत इनकरेज किया गया है इस बजट के अंदर। और MSME भी बहुत है इन दोनों स्टेट के अंदर, उनके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए हैं हमारी सरकार। रेलवे और डिफेंस की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जिक्र देखिए, वो केवल ये उन सेक्टर्स पे डेफिनेटली आज के बजट में कम चर्चा हुई है, लेकिन वो राउंड द ईयर उस पर काम चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे पिछले 10 सालों में रेलवे और डिफेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो प्रोबेबली ये ओवरऑल जो है किसी एक सेक्टर को ना देखते हुए ओवरऑल देश को टेक्नोलॉजिकली सशक्त करने का बजट है, उसी के ऊपर फोकस है। इस बजट हाँ, ये जो है ना देश को लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथन करने वाला बजट है। हर चीज़ जो है आपको जो दिखेगी कि हमें जो है कैसे भारत को विकसित भारत बनाना है, उसकी तरफ कदम बढ़ाने वाले सारे काम किए गए हैं। और देखिए, देश तो जो मजबूत होगा वो देश की छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है और देश के फार्म्स हैं, वहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी और वहाँ की कॉम्पिटिटिवनेस के साथ ही देश सशक्त होगा। और ये उन्हीं सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट डाल रहा है कि किस तरीके से हमारी देश की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी मजबूत हो, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है इस बजट के थ्रू। जी, मेरा नाम है कर्नल शैलेश पाठक। मैं एक हिमाचल का इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और पंचकुला में रहता हूँ। CII से मैं हिमाचल का पास्ट चेयरमैन हूँ, CII स्टेट काउंसिल का, और जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल चंडीगढ़ चैप्टर का भी पास्ट चेयरमैन हूँ। हमारी इंडस्ट्री है ग्लास इंडस्ट्री, जिसमें हम डोर्स, विंडोज़ और ग्लास बनाते हैं। ये जो बजट है, मैं इसको कई तरीके से देखता हूँ। सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म बजट है, ये लोक लुभावन बजट जो है वो नहीं है, और अगर होगा भी तो उन्होंने ऐसा अपने स्पीच में कुछ बताया नहीं। जितनी स्कीमों के बारे में बात की है उनका असर हमें 10 से 15 साल में देखने को मिलेगा। 2-4 चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि बायो फार्मा शक्ति, उसके ऊपर बहुत बड़ा एलोकेशन दिया है। पंजाब, हिमाचल और नॉर्थ में हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ कह लें या अंग्रेजी दवाएं कह लें, इन सारी चीज़ों को काफ़ी बनाते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा होगा। अगर मैं स्पेसिफिक तौर पर हरियाणा की बात करूं, तो जो खेलो इंडिया है वो पहले एक खेल के तौर पर हो जाता था, खेलो इंडिया गेम्स, उसको सरकार ने एक मिशन बना दिया है। और हम हरियाणा की तरफ से देखें तो देश में सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाला स्टेट है।
तो हमारे खिलाड़ियों को उससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, हम और अच्छा कर पाएंगे। पंजाब में हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, जलंधर में और आसपास, खेलो इंडिया मिशन से उसको भी बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा जो उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पहले 2 थे, अब उन्होंने उसको 7 में बनाया है, और हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए भी हब बनाने की प्लानिंग है उनकी। अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा किसी एक एयरलाइंस में तकलीफ होने से पूरा देश रुक गया था, और वो जो हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बन रहे हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, वो उसी स्पीड में पहुंचा देते हैं जिसमें एयरक्राफ्ट हमें पहुंचाता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 रेलवे की डायरेक्ट बात नहीं हुई, पर जो वो सब किए हैं वो हमारे आम आदमी के लिए और सभी के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये बात यह है कि 1.5 घंटे के भाषण में वो बजट जिसके पेज हजारों होते हैं उसमें बताना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है अलोकेशन तो हर एक का होगा, और अगर उन्होंने नहीं बताया है तो जो जिस प्रतिशत में वो पहले से होता आया है वैसा ही प्रतिशत होगा। ठीक है, इसलिए वो हमें कल के अखबारों में या जब हार्ड कॉपी मिलेगी तब उसको हमें पता चलेगा। दूसरा आपने सवाल मुझसे पूछा था, पहले ये तो था सर कि हाँ ये सस्ता हाँ, ये जो बीमारी है ये बजट वाली, ये हिंदुस्तान में ही है। हर आदमी को ना इतनी फ्रीबीज की आदत पड़ गई है कि टैक्स में हमें ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो वो गलत तरीका है। जब बजट हमारा हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जिससे कि हम अपना विश्व में अपना स्थान बना सकें। इस वक्त अगर आप देखें, अमेरिका ने क्या हाहाकार मचा रखा है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ, और उन्हीं की कुछ वजहों की वजह से आधा विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में एक सेंसिबल बजट पेश कर देना सरकार की उपलब्धि होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो अमेरिका में हो रही हैं, यूरोप में हो रही हैं, मिडिल ईस्ट में हो रही हैं और लैटिन अमेरिका में हो रही हैं, उन सब पर हमें भी असर पड़ता है। हमारी तेल की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है। उसके बावजूद सरकार ने बगैर घबराए हुए, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हुए एक लॉन्ग टर्म बजट दिया है। इसके लिए सरकार विश्वास की क्या कहते हैं पात्र है। मैं उनका समर्थन करता हूँ, पर मैं इसको पूरी तरह से निकाल देना चाहता हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि किसी आदमी को एक बार मछली दे दो, आपने उसका एक बार का पेट भरा, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा देंगे तो आपने उसकी भूखे रहने की समस्या ही हल कर दी। ये है जो सरकार सब कुछ फ्री बांटती है, इसके ऊपर बिल्कुल विरोध है मेरा, और ये बंद होना चाहिए। यूरोप में अगर किसी को महंगाई भत्ता या बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो डिपार्टमेंट से पूछते हैं, हाँ आज आपको आदमी चाहिए। अगर वो कहता है हाँ मुझे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, तो जितने बेरोजगार हैं उनको उस दिन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भेज दिया जाता है। और किसी दिन ये होता है, अच्छा आज बरसात हुई है, नाली चौक हो गई, जो आदमी बेरोजगार भत्ता मिलता है जिसको, वो वहाँ पे जाके काम करता है। तो उसके अंदर ना ये फ्री का भत्ता भी काम करके ही मिलता है। हाँ, और उसको फिर ये समझ में आ जाता है कि फ्री का नहीं, मैं अपनी चॉइस का काम करूँगा। अभी तक वो सरकार के हिसाब से काम करता है। तो ये जितनी भी फ्रीबीज हैं ये हम सबको भिखारी बना रहे हैं, है ना। हमारी स्त्रियों को क्यों हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े सरकार को, हमारे यूथ को। इस वक्त कोई बेरोजगारी नहीं है देश में। इंडस्ट्री के बाहर आप जाएं, हर जगह बड़े बड़े नोटिस लगे हैं, लेबर वांटेड, हेल्पर वांटेड, वर्कर वांटेड। जितना दुनिया में ग्रोथ हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है, या तो हमें अच्छी स्किल के बच्चे नहीं मिलते, या फिर बच्चे ही नहीं मिलते। कुछ लोग बाहर जाने चाहते हैं और कुछ लोग वो काम करना चाहते हैं जो हर आदमी नहीं कर सकता, अपने लैपटॉप पे बैठ करके कंप्यूटर की उंगलियां। तो वर्कर कहाँ से आएगा? हर चीज़ तो एआई से कंट्रोल नहीं हो सकती। किसी ना किसी को तो सामान भी उठाना है और उसको हथौड़ा भी चलाना है। तो ये फ्रीबीज के मैं सख्त खिलाफ हूँ। क्या गया? अच्छा पूछें। तो फिलहाल के लिए पंजाब के समाचारों में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहे और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।